थोड़ा सा मैटर के विषय में जानते ही हैं। क्या होता है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, एक ऐसा कोई वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसके अंदर अपना खुद का मास हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ये हम लोग बेसिक क्लास 9 से या क्लास 5 से भी हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। अब मेरे कई वीडियो में भी इसकी जिक्र हुई है, मैंने कई वीडियो में इसको बताया भी है। मैटर क्या है, ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें अपना खुद का मास हो, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। एंड वी कैन फील बाई और 5 सेंस ऑर्गन, जिसे हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से या उनमें से किसी एक से भी अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल और केमिकल। मैंने कल के वीडियो में बताया था, पिछले कई वीडियो में बताया है कि एक फिजिकल के आधार पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और जो लिक्विड का केमिकल के आधार पर है वो प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। तो अभी हमको उतना डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ये फिजिक्स है। जो मैटर होता है वो क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है। मैटर जो होता है वो क्या, छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है। मैटर जो होता है, मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है, और उसे हम क्या नाम देते हैं, एटम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एटम नाम देते हैं। और एटम के विषय में महर्षि कणाद ने बताया था 600 बीसी पूर्व, 600 बीसी पूर्व, उसको परमाणु बोला था क्लास 9th में, याद होगा आप लोग को। और बाद में इसको जॉन डाल्टन ने इसको क्या कहा 1808 में, इसको क्या बोला, एटम बोला। तो क्या बोले उन्होंने कहा कि एटम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या बोले थे, बोले ये थे कि इट इज द स्मॉलेस्ट, सूक्ष्मतम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ मैटर, इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर। इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर। यानी एटम क्या है, किसी भी पदार्थ का, मैटर का मतलब पदार्थ, इसको बोलते हैं पदार्थ, या इसको द्रव्य बोलते हैं, द्रव नहीं, द्रव्य। देखिए पदार्थ या द्रव्य, ठीक ना, मैटर। इसको सबस्टेंस भी बोलते हैं, कोई सबस्टांस पढ़ता है, सबस्टेंस या सबस्टांस, प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, सबस्टेंस। ठीक, जो मैटर या पदार्थ है इसको हमने 5 भागों में बांटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड को ठोस बोलते हैं हिंदी में, ठोस, लिक्विड को द्रव, ये द्रव्य है, ठीक ना, मैटर जो है द्रव्य है, लिक्विड द्रव है। इसको गैस को गैस ही कहते हैं, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं, और बीसी को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ये आपका ये दिया हुआ है, ठीक। तो हमने क्या कहा कि इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर। यह स्मॉलेस्ट मतलब सूक्ष्मतम, सबसे छोटा, इंडिविजुअल का मतलब अविभाज्य, इसका मतलब अविभाज्य, टूटने वाला नहीं। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, अविभाज्य, टूटने वाला नहीं, जिसको और तोड़ा नहीं जा सके। इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसको और तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में साइंटिस्ट आए, विलियम क्रुक्स आए, फिर रदरफोर्ड आए, जे टॉमसन आए, साइंटिस्ट आते गए और अपना अपना विचार देते गए। उन लोगों ने क्या कहा, इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर दिया। जैसा कि क्लास 9th में और क्लास 11th के क्लास चैप्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो नाइस बोर्ड वाले हैं इसके पहले वाले चैप्टर में, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो क्लास 11th में पढ़े थे, यूपी बोर्ड वाले भी क्लास 11th में, आईसीएसई बोर्ड वाले भी क्लास 11th में, यानी मैक्सिमम बोर्ड वाले पहले का पढ़ रखे हैं, पढ़े थे। उसमें उन लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है
वो जॉर्ज थॉमसन ने किया था 1897 में, 1897 मैं नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा मैं पीछे से बैक जाकर चलूँगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी 1897, ये किसी किसी किताब में 96 भी लिखा रहता है, ठीक ना, 96 भी लिखा रहता है, 96 भी लिखा रहता है। तो कौन किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। थॉमसन कोई पढ़ता है, कोई कोई थॉमसन पढ़ता है, जे थॉमसन ने किया था। और इससे पहले अच्छा, इलेक्ट्रॉन को हम लोग निगेटिव पार्टिकल बोलते हैं, निगेटिव पार्टिकल, ठीक है, ये निगेटिव पार्टिकल है। और ये कहाँ से डिस्कवरी इसकी हुई थी? कैथोड रे, कैथोड रे से हुई थी, कैथोड रे, कैथोड रे से इसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक। इस कैथोड रे से पहले कैनाल रे या एनोड रे, ये चीजें आई थी। कैनाल रे कहना ज्यादा बेटर है, एनोड रे नहीं कहा जा सकता, लेकिन कैनाल रे कहा जा सकता है। कैनाल रे या उसी को हम लोग पॉजिटिव रे, पॉजिटिव रे, प्रोटॉन इसको बाद में कहा गया, पॉजिटिव रे। कब? इससे पहले 1886 या 87 में हुआ था। किसने, किसके एक्सपेरिमेंट में? गोल्डस्टीन के, गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में ये चीज बात आई थी, बाहर आई थी। किसका? पॉजिटिव रे की, पॉजिटिव रे की बातें आई थी। बाद में इसको प्रोटॉन कहा गया है, बाद में प्रोटॉन बोला गया, इसी को बाद में प्रोटॉन बोला गया। कब बोला गया? रदरफोर्ड के द्वारा 1919 में कहा गया। जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो सबसे लास्ट में हुई है। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है 0N1, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो सबसे लास्ट में हुई है। कब? 1932 में सर जेम्स चैडविक ने किया था। और इसी के लिए इनको 1935 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज पाए थे। कौन पाए थे? सर जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी ये हो गई थी। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो इसको आप एक बार ओवरव्यू देख लीजिए। 1 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं पीछे एक बार कर देता हूँ, यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं उसको नोट कर लीजिए। बस 1 मिनट के लिए मैं रुकूंगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? हो गया तो आगे बढ़ा जाए। आवाज क्लियर है मेरी? आवाज क्लियर है? चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब
अगला टॉपिक जो आपका अब आएगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल है। हम लोगों ने पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉयड, इनके विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। मेटल, नॉन मेटल जो मेटलॉयड है उसके आधार पे अभी जो अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉयड। जो मेटल है उसके विषय में हम लोग जानते हैं। मेटल क्या होता है, उसके आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फ्रीली मूव करके बाहर चला जाएगा तो 1 प्लस आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो मूव करके बाहर चला जाएगा तो 2 प्लस आएगा। और 3 इलेक्ट्रॉन मूव करके बाहर चला जाएगा तो 3 प्लस आएगा। मैंने केमिस्ट्री वाले क्लास में बताया था, या मेरे जाकर वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं, उस पर मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, कैसे पार्टिकल आ जाता है। बस आप छोटा सा बस जान जाइए कि अगर सभी क्या चाहते हैं, सभी एटम स्टेबल होना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव हो जाता है। उनको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आउटरमोस्ट सेल जो होता है उसको वैलेंस सेल बोलते हैं। तो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, तो सच लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, इस टाइप के इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो हल्की सी एनर्जी पाते हैं, प्रॉपर एनर्जी, तो वो क्या हो जाते हैं, अपने जो ऑर्बिट रहता है उसको छोड़कर, ऑर्बिटल को, वो बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो अब अभी हमको एक टॉपिक क्या पढ़ना है, वो टॉपिक यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज कर लेते हैं ओपन। टॉपिक एक एक सिंगल टॉपिक है। सारे टॉपिक जब आप जान जाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग मेन वाले टॉपिक पर आएंगे। तो एक शब्द आता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, और ये जो वर्क फंक्शन है ये किससे संबंधित रहेगा, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित रहेगा। इसका जो रिलेशनशिप रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ट्ज साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको किया था। तो उसका भी हम लोग बाकायदे फिगर बनाएंगे, उसको समझेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग क्या देखते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। ठीक है, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? चलिए ठीक है। तो कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये सारे ऐसे मेटल हैं जिसमें से अगर हम मान लीजिए कि मेटल है, ये मेटल सरफेस है। ठीक है, तो याद करिए क्लास 11th में इसका काम आया था, टर्मिनोलॉजी आई थी। तो हुआ क्या था, एक एक्सपेरिमेंट था, प्लांक्स, मैक्स प्लांक थे, उनका एक रिलेशनशिप था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। आप उस बात को पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 2 प्रकार की एनर्जी होती थी। एक एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन, E बराबर mc², जिसको आइंस्टीन ने दिया था, ये वाला इक्वेशन। और एक इक्वेशन मैक्स प्लांक ने दिया था, E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू, जहाँ पे h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, h क्या है, प्लांक्स प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, ये प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, 6.06 ऐसे इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए। तो और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी है।
न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी भी मेटल सरफेस पर, किसी का मतलब जैसे सोडियम है, रुबिडियम, निश्चित, किसी भी मत बोलिए, सर्टेन, निश्चित, किसी निश्चित मेटल सरफेस पर हम जब एच न्यू एनर्जी की लाइट फॉल कराते हैं, एच न्यू एनर्जी की लाइट क्या होती है, इस पर गिरती है, इस पर गिरती है। अब चूंकि ये एक मेटल सरफेस है और कोई भी पदार्थ क्या होता है, मेटल से मिलकर बना होता है, और मेटल क्या होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन तो कहीं नहीं जाते हैं, कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और वो कौन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही मूव करते हैं। ये सब बात हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब इस पर एक मेटल सरफेस पर, जो सर्टेन मेटल सरफेस है, मान लेते हैं सोडियम है या पोटेशियम का सरफेस है, इस पर जब आप एच न्यू एनर्जी की लाइट गिराते हैं, एच न्यू एनर्जी की लाइट फॉल कराते हैं, तो होगा क्या, इस मेटल सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो पहले जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, जब एनर्जी पाएगा तब वो तैयार हो जाएगा, और हल्का सा भी एनर्जी अधिक हुआ तो यहाँ से क्या कर जाएगा, मूव कर कर चला जाएगा। ठीक, यानी दो बातें हो रही हैं। एक बात क्या हो रही है, एच न्यू एनर्जी आ रही है, जो इलेक्ट्रॉन है उनको वो तैयार कर रही है, और फिर तैयार कराने के बाद इनको भगाकर लेती जा रही है, चले जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पर एच न्यू एनर्जी गिर रही है, उसके बाद क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन तैयार हो रहा है निकलने के लिए, और जैसे ही तैयार हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन मूव कर कर चला जा रहा है। बात समझ में आई, तैयार होकर चला जा रहा है। ठीक, तो दो चीजों में, यानी एच न्यू एनर्जी है वो दो भागों में बट गई। किन किन पार्ट में बट गई, एक पार्ट इलेक्ट्रॉन को तैयार कराने में और दूसरा पार्ट उसको लेकर भगाने में, दो पार्ट यहाँ पर बट गया। तो जो इलेक्ट्रॉन को तैयार करा रहा है, जो कम से कम एनर्जी लग रहा है, उसी एनर्जी को नाम हम क्या देते हैं, वर्क फंक्शन देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। यानी जो एच न्यू एनर्जी का एक हिस्सा इसको तैयार कराने में, कि चलो भैया तुम निकल जाओ, तैयार हो जाओ, तुमको जाना है, तो वो एनर्जी ही क्या है, वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन। तो इसको हम बोलेंगे क्या, कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सर्टेन मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो लिख लेते हैं इस बात को जो मैं बोल रहा हूं, मिनिमम एनर्जी, कलर मैं चेंज कर लेता हूं ताकि समझने में आसानी रहे, कौन सा, गुलाबी गुलाबी कलर कर लेते हैं। मिनिमम एनर्जी छोटा छोटा लिख लेते हैं यहाँ पर, और यूज कर लेते हैं इसका मिनी, थोड़ा सा साइज अधिक है, साइज अधिक है, ठीक, साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। नहीं सही लिखा रहा है क्या, सही नहीं लिखा रहा, हटा देते हैं इसको। चलिए नाम डीसी से लिखते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from certain metal surface। minimum energy required to remove an electron from certain metal surface, एक कम से कम ऊर्जा जो किसी भी निश्चित मेटल सरफेस से रिक्वायर्ड हो रही है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए,
रिमूव या मूव, रिमूव कराने के लिए, मूव कराने के लिए एक जो निश्चित ऊर्जा है, निश्चित एनर्जी है, उसी को हमने नाम क्या दिया, वर्क फंक्शन नाम दिया, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी, अनुदैर्ध्य ऊर्जा, अनुदैर्ध्य ऊर्जा, वर्क फंक्शन। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं W से या W0 से या E0 से, E0 से। तो ये जो W है, W, इसका जो फॉर्मूला होता है H न्यू नॉट होता है। यहाँ पे न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, और जो न्यू नॉट है, न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर है बात। आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, छोटा छोटा टॉपिक ही लेकर चलूँगा। जब आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, इसको हम लोग E0 भी लिख सकते हैं। एक बात तो ये हो गया कि ये तैयार हो गया निकलने के लिए। अब तैयार होने के बाद क्या करेगा, ये यहाँ से भागेगा। अब भागने में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं किस एनर्जी की आवश्यकता होती है, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी यानी ये जो भागेगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, हाफ mv²। मान लेते हैं v वेलोसिटी से भाग रहा है, इसके अंदर इसका मास होगा, भाग रहा है। तो यानी हम देख क्या पा रहे हैं, देख ये पा रहे हैं कि ये जो, इसको हरे से कर लेते हैं, ये जो h न्यू है, h न्यू है, दो भागों में टूट गया, एक W में और प्लस हाफ mv² में। m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो यहाँ से, या इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से निकल रहा है, दो भागों में टूट गया। तो यानी यहाँ पर h न्यू बराबर h न्यू नॉट और प्लस हाफ mv² आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। इसको हम लोग कलर से राउंड कर लेते हैं, ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का नाम भी देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी मैंने नहीं पढ़ाया, पहले इक्वेशन ही पढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा, इक्वेशन मैंने पहले बता दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग लगाया जाएगा, ठीक है। चीज़ें आगे पीछे कर कर जहाँ एक सीक्वेंस से मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब ऐसा नहीं कि सर आपने तो पहले ये नहीं बताया, ये बता दिया। मैं अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपके दिमाग में एक वे में डाली जा सकती है, उनको मैं सिक्योर कर कर डालने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट कर कर उसको बताइए। आपके सारे कमेंट सहृदय से सुस्वागतम, स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अधिक से शेयर कर दीजिए, ताकि सभी जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं सबके पास ये वीडियो पहुंच सके। थोड़ा समय अभाव के कारण वीडियो मैं कम बनाता हूं, लेकिन अगर आप लोग का सहयोग रहा, कमेंट रहा, तो मैं वीडियो और अधिक से अधिक बनाने का प्रयास करूंगा। आप समस्या आपकी, समाधान हमारी तरफ से। एक हमारे जो ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं वो कहते ही हैं कि जहाँ समस्या है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वो समाधान है। तो मेरा नाम भी शिव प्रकाश है। तो अगर समस्या है तो मैं हूँ वहाँ पर, और मैं हूँ तो समाधान है। मैं का मतलब घमंड नहीं, मैं का मतलब हम सभी लोग एक साथ है। चलिए, तो यहाँ से हमको फार्मूला मिल गया। इस फार्मूले को हम लोग आगे यूज करते हैं। h न्यू बराबर h न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। इसको इधर भेज लेते हैं, h न्यू माइनस h न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv², ऐसे भी ले सकते हैं। ये कॉमन कर लेंगे, न्यू माइनस न्यू नॉट प्लस हाफ mv², ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक, क्लियर है बात? कोई डाउट? चलिए, आप लोग के कमेंट आ रहे हैं। एच बराबर हम लोग क्या देख सकते हैं, जो फार्मूले में लिखा गया एच बराबर क्या मैंने कहा, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट है ये। इसकी वैल्यू क्या है 6.63, कहीं कहीं 4 लिखा था है, 6.63 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। ठीक, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग लाइट, फॉलिंग वेव भी बोल सकते हैं, फॉलिंग लाइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं। ठीक, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सर्टेन मेटल सरफेस। एग्जाम में बाकायदे घेर कर फार्मूला लिखिएगा, कोई चीज़ छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इस पर भी आपके नंबर्स कट जाते हैं। ये भी लिखना ज़रूरी है कि कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या दिया है, उसका यूज क्या क्या है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। फार्मूले को बाकायदे घेरिए और बढ़िया से लिखिए। ठीक है, इसकी साथ आप लोग ले लीजिए इसका, या लिख सकते हैं तो कापी पेन साथ साथ में रखा करिए, लिखते भी चला करिए, समझते भी चला करिए, ताकि एक जैसे लगे कि हम लोग एकदम सामने बैठ के, जैसे ऑफलाइन क्लासों में होता है, सामने सामने बच्चे बैठे रहते हैं, टीचर बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कमेंट सेक्शन के लिए आप लोग उस स्पीकर का यूज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई अगर प्रश्न है तो आप बता सकते हैं, नहीं प्रश्न है आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? तो यहाँ पर मैं इस फार्मूले की सहायता से एक और फार्मूला बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जान जाइए, वेवलेंथ क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हम लोग क्या पढ़े हैं कि वेव, मैंने पहले भी बताया था, वेव किसी भी मीडियम में जो डिस्टरबेंस क्रिएटिंग होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, वेव कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये तालाब है, ये तालाब है, और इसमें अगर हम पत्थर फेंकते हैं, और तालाब में तो पानी ही रहेगा, पत्थर फेंकेंगे तो होगा क्या, मान लीजिए पत्थर यहाँ पर गिरा तो ये यहाँ से लहरें उठेंगी, उठकर ऐसे ऐसे बढ़ते 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 वो किनारे की तरफ जाते जाते फिर क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगी, जाकर समाप्त हो जाएंगी। तो हुआ क्या, हमने यहाँ पर पत्थर फेंका, हमने यहाँ पर पत्थर फेंका, और उस पत्थर के कारण यहाँ पर पानी के अंदर तरंगे, लहरें, वेव, स्ट्रीम उत्पन्न हुई, और वो धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ते गए और समाप्त हो गए, समाप्त हो गए। ठीक, तो वेव क्या है, क्या, डिस्टरबेंस क्रिएटिंग एनी मीडियम, किसी भी माध्यम में जो हम लोग हलचल उत्पन्न करते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, वही क्या है आपका, वही आपका क्या है, वेव है। ठीक है, इस बात को लिख लीजिए, डिस्टरबेंस क्रिएटिंग एनी मीडियम इज नोन एज वेव।
तो क्या हुआ, डिस्टर्बेंस क्रिएटिंग इन मीडियम इज नोन एज वेव। ठीक, तो जो वेव है वो दो टाइप का हम लोग पढ़े हैं, वैसे तो होता है 3 टाइप का, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही टाइप है। क्या क्या, एक है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और दूसरा जो है क्या है वो है ट्रांसवर्सल वेव या ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। ठीक, सॉरी गड़बड़ बता दिया, मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ध्यान नहीं दिया मैंने बातों को, फोन कॉल आ गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक होता है मैटर वेव, तीसरा होता है मैटर वेव, लेकिन आप मैटर वेव वो भी लिख ही देते हैं, मैटर वेव। इसको आपसे कुछ लेना देना नहीं है अभी फिलहाल में। अभी फिलहाल में हमको किससे मतलब है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मतलब है। ये क्लास 9 में आप पढ़े थे। मैकेनिकल वेव का 2 भाग होता है, क्या क्या, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ बस, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और एक होता है ट्रांसवर्स वेव, जो भी गलती से लिख रहा था, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, इसको चलने के लिए क्या होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी मैकेनिकल वेव मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट मीडियम में नहीं चल सकता। जैसे पानी है, इसमें हम पत्थर फेंके हैं तब पानी में तरंगे उत्पन्न हुई हैं, अगर कुछ वहाँ पानी रहे ही नहीं तो पानी में तरंगे कहाँ से उत्पन्न होंगी। इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसको चलने के लिए जैसे सनलाइट प्रकाश आ रहा है, हवा रहे चाहे न रहे, प्रकाश वहाँ से आएगा। ठीक, इसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, जैसे अगर हम बात कर लें कि वेव जो है, अगर जैसे कि हम क्या करें, स्प्रिंग बांध दें, ऐसे स्प्रिंग बांध दें। क्लास 9 में आप पढ़े थे, बस ऐसे मैं बस ओवरव्यू के लिए बता दे रहा हूँ, इससे आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में थोड़ा बहुत काम है इसका। हम एक स्प्रिंग बांध दें, स्प्रिंग को अगर हम खींचे इधर से हम स्प्रिंग को खींचे तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्प्रिंग ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा, और फिर जब छोड़ेंगे तो वापस इसी स्थिति में आ जाएगा। ठीक, तो हो क्या रहा है, इसके जो पार्टिकल हैं वो इधर मूव कर रहे हैं, और जो वेव बन रहा है वो भी तो इधर ही बन रहा है ना, वेव भी इधर ही बन रहा है, क्योंकि ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे आगे पीछे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे वापस आएगा जब सिकुड़ेगा तो इसके पार्टिकल जो है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं और वेव भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। यानी जब पार्टिकल मैटर का जिसमें भी वो वेव क्रिएट किया जा रहा है, उसका पार्टिकल और वेव दोनों एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तब उसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलेंगे। उस वाले वेव को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। और एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, अगर हम एक रस्सी बांधते हैं, ठीक, एक रस्सी बांधते हैं, ऐसे रस्सी बांध दिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, या ऐसे करते हैं, ठीक, और इनको भी इधर ही कर लेते हैं। ऐसे लगा देते हैं, ठीक, सही है, इतना भी दिख रहा है, ठीक। चलो इधर जगह हो गया, इधर देख लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये जो एक रस्सी हमने बांध लिया ऐसे, ठीक, और रस्सी को अगर हम लोग ऐसे हाथ से झटक दें तो ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे आएगा जाएगा,
रस्सी जैसे हमने एक बिस्तर है उसको कपड़े को ऐसे ऊपर नीचे कर दिया तो क्या जाएगा, ये ऐसे ऐसे लहरें बनाते हुए ऊपर नीचे जाएगा। इसको अगर हम ऐसे झटक देंगे तो क्या होगा, ये ऐसे ही तो लहरें बनाते हुए ऊपर नीचे जाएगा। ठीक, यानी इसमें हो क्या रहा है, इसका जो वेव है, वेव का डायरेक्शन तो इधर है, इधर चाहे इधर, वेव का डायरेक्शन इधर है। एक बार रस्सी ऐसे ऊपर नीचे जाएगा और एक बार फिर आएगा। वेव का डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन जो उसके पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जा रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर। यानी उसमें क्या हो रहा था, वेव का डायरेक्शन और उसका पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वेव का डायरेक्शन तो इधर चाहे इधर है, जो उसके पार्टिकल है वो ऊपर नीचे है, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर है। तो जब वेव का पार्टिकल उसका डायरेक्शन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस वाले वेव को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। उसको क्या नाम देते हैं, ट्रांसवर्स का नाम देते हैं। ठीक, और ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्सल वेव दोनों किसका हिस्सा है, मैकेनिकल वेव का हिस्सा है। यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैकेनिकल मतलब क्या, यांत्रिक, हमको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये जाकर उत्पन्न होगा। अभी फिलहाल हमको क्या देखना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, ये क्यों देखना था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बात आई थी, इसलिए हम वेव के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेव में से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी आती है। एक का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी, दूसरे का नाम क्या है आपका, दूसरे का नाम है टाइम पीरियड, ठीक, तीसरे का नाम क्या है आपका, वेवलेंथ, फिर चौथे का नाम क्या है, वेव नंबर। तो ये 4 टॉपिक आपका क्या है, होमवर्क है। इन 4 टॉपिक के विषय में आप हमको बताएंगे, कमेंट में ही इसका पूरा आप बताएंगे ये चारों हैं क्या। चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं और इसके आगे वाले चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और इससे एक और फार्मूला हम लोग तैयार करेंगे, जो हमारा भी ये फार्मूला था, ये जो फार्मूला है एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, इससे एक और फार्मूला भी आएगा, इस फार्मूले से एक और फार्मूला आएगा। तो इस फार्मूले पर बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, आप अपनी किताब से, जो एनसीईआरटी की बुक है, चाहे एनआईओएस की बुक है, चाहे यूपी बोर्ड की बुक है, चाहे जीआरबी की बुक है, प्रदीप की बुक है, एसएल अरोड़ा की बुक है, या कुमार मित्तर की बुक है, नूतन प्रकाशन हो, या किसी भी पब्लिकेशन की बुक है, सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक, अन्य किताबों को भी आप देखो, उसके क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा इसी वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं, या जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें भी आप लोग अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। चलिए, जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जो घंटे का बटन है उसको दबा दीजिए। इससे आपका भी भला हो जाएगा और अन्य बच्चों का भी भला हो जाएगा। हमारा तो भला हर चीज़ में है ही, आपकी भलाई में ही हमारी भलाई है। चलिए, धन्यवाद। अपने व्यक्तित्व का ऐसा विकास करिए ताकि सभी लोग आपका सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।